दोस्तों स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। और केमिस्ट्री क्लासेस में जैसे आपको पता था कि प्रीवियस वीडियो में हमने पहला जो चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट उसको हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप जानने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी परमाणु संरचना तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यह है हमारा चैप्टर 2। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम इसमें कवर करें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसको हम कवर करके आगे हम उस पर डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी अभी काफ़ी है जिसको हमें जल्द से जल्द अपना क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे कि आपको पता था कि देखिए तत्व होते हैं। तत्व क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के जिनमें तत्व होता है जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तत्व किससे मिले होते हैं? देखिए, कोई भी पदार्थ है उसमें सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ये आपको पता है कि जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो परमाणु को हम डिवाइड करते हैं। देखिए, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। वैसे तो परमाणु सबसे छोटी इकाई है पर उसको भी छोटे भागों में डिवाइड किया जा सकता है जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु को हमने 3 भागों में तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमने 3 भागों में तोड़ा। जैसे कि आपको पता है ये इनके संकेत हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इसको दिखाते हैं। जीजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, यह आपको पता है। ठीक है, जो कि कितना होता है, जो उसमें चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम्ब। ये आपको पूछा जाता है 1 नंबर पे क्वेश्चन में, इसको आपको याद करना है। ठीक है, और इसका जो मास होता है वो आपको पता है, ये इसमें है कितना चार्ज होता है, और मास इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये आपको याद करना है। 28 हो जाता है जब इसको हम ओनली ग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राम में लिखने पे ये 28 हो जाता है। यह आपने इसका मास यह आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में 1 नंबर पे ज़्यादातर क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज थी दोस्तों वो रदरफोर्ड ने की थी। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, और पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये जो चार्ज होते हैं ये बराबर होते हैं। यही रीजन है कि जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल एक दूसरे को कर लेते हैं। यही इसी रीजन की वजह से इस पे क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एक नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं एक निश्चित ऑर्बिट में, यानी एक निश्चित कक्षा में। वो यही रीजन है क्योंकि नाभिक में होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव के चारों ओर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहता है, यानी घूमते रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो वेट होता है, डिफरेंस इनके सिर्फ वेट में है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो 9 पॉइंट इंटू 10⁻⁻31 है। प्रोटॉन का वेट 1.67 इंटू 10⁻⁻17 kg। ठीक है, इतना इसका क्या है, वेट है। प्रोटॉन का जो वेट है ये ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए ये -17 है और ये है 31, क्योंकि माइनस में है इसलिए ये ज़्यादा होता है प्रोटॉन का। ठीक है, और न्यूट्रॉन की जो खोज थी, अब देखिए न्यूट्रॉन बचता है। न्यूट्रॉन आपको पता है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी जो खोज थी वो चैडविक ने की थी। ठीक है, न्यूट्रल ये होता है, आपको पता है ये होता है न्यूट्रल। इसकी खोज की थी चैडविक ने, और इस पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, 0, यानी क्योंकि न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट है वो सेम होता है। ये थी इसकी जनरल बात। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो किसी भी परमाणु में अब एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर यूज़ होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
न्यूक्लियॉन कहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसमें कह रहा है ये, पर ये इसमें होता है देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन कहते हैं इसको। ये जो न्यूक्लियॉन होते हैं, देखिए परमाणु में स्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होता है, या न्यूक्लियॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉनों की संख्या। देखिए ये 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, देखिए प्रोटॉनों की जो संख्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखिए ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तभी कि क्या होता है, कोई भी जो परमाणु है, परमाणु पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, शून्य। यानी परमाणु, किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि परमाणु में कितना चार्ज होता है तो आप क्या लिखेंगे, 0। यानी परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है। परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता है। यही रीजन है, जब किसी परमाणु में अगर चार्ज होता है तो वो परमाणु क्या करता है, कोशिश करता है कि किसी अदर परमाणु से मिल के आपस में दोनों परमाणु क्या करें, न्यूट्रल हो जाएं, यानी 0 हो जाएं। सपोज किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो चाहता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज से मिलकर ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके न्यूट्रल हो जाएं। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएं। यही रीजन है कि किन्हीं भी दो परमाणु के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्ड जो बनते हैं वो इसी के बेस पे बनते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु चाहते हैं कि वो आपस में क्या हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आपस में। तो हमने देखा कि न्यूक्लियॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो क्या होते हैं, या जो इनकी संख्या होती है उसको हम न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा टॉपिक इसमें है। आगे हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिन परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु उनका द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान, परमाणु भार यानी भिन्न भिन्न होता है। वे परमाणु, देखिए किन्हीं दो परमाणुओं की तुलना की जा रही है यहाँ पर। देखिए किन्हीं वे परमाणु आपस में समस्थानिक कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हो, या फिर परमाणु क्रमांक को हो, या परमाणु संख्या को हो, परमाणु संख्या को हो, ये चारों चीज़ें सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वे परमाणु आपस में समस्थानिक कहलाते हैं परस्पर, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। वो क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे 1H1 और 1H2 या 1H3। ये H क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए इसका ये क्या शो कर रहा है, ये परमाणु क्रमांक को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है इसके परमाणु भार को। यानी ऊपर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु भार इनका अलग अलग है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के एक ड्यूटेनियम, शायद ड्यूटेनियम ही होता है, एक शायद ड्यूटेनियम होता है, एक हाइड्रोजन होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन के समस्थानिक में इसमें देखिए ड्यूटेरियम होता है, यस, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। यह है ड्यूटेरियम, यह है टाइटेरियम। याद आ गया कि देखिए हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो एक ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम
और ट्राइटेरियम, ये इसके समस्थानिक हैं। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है परमाणु संख्या को, और ये शो कर रहा है किसे? परमाणु भार को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ये शो कर रही हैं। ठीक है, तो जो ये क्या है, देखिए ये हर जगह पे 1 है, परमाणु संख्या सबकी सेम है, तो ये क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक हैं। इनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? जो सेकेंड है वो है आइसोबार्स, यानी आइसोबार्स। इनको हिंदी में हम कहते हैं समभारिक। समभारिक, समभारिक इनको कहा जाता है। देखिए, जिन परमाणुओं में होता क्या है, जिन जो परमाणु है, दो या दो से अधिक जो मतलब परमाणु की तुलना की जा रही है यहाँ पर, जिन परमाणुओं में परमाणु भार तो समान होता है, जिनका देखिए परमाणु भार ये क्या होता है? ये तो समान होता है, पर परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, परमाणु संख्या जिनकी भिन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, और जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनको हम आइसोबार कहते हैं। ये इनकी शर्त है। ठीक है, परमाणु भार समान होना चाहिए, परमाणु संख्या भिन्न होनी चाहिए। और समस्थानिक में हमने पढ़ा था परमाणु संख्या भिन्न होनी चाहिए, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, परमाणु भार भिन्न होना चाहिए। तो इसके हम एग्जाम्पल अगर हम देखें 19 के 40, ठीक है, और इसका है 18 AR40 या फिर 20 CA40। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है? सेम है, यानी इनके जो परमाणु भार हैं वो क्या है? सेम है, बट इनका जो परमाणु क्रमांक है, यानी 19, 18, 20, कैल्शियम का 20 है, और ये इसका 18 है। ठीक है, इसको क्या कहते थे? ठीक है, आर्गन है, देखिए AR, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। पोटेशियम का K देखिए, ठीक है, कैल्शियम 20 है। तो इनका देखिए, इनका जो परमाणु भार है 18, 19, 20, इनका परमाणु क्रमांक लगातार ही है, पर इनका जो परमाणु भार है वो क्या है? सेम है, और परमाणु क्रमांक क्या है? वो भिन्न भिन्न है। तो इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, यानी समभारिक कहते हैं। ये समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ये आता है एग्जाम में। इसको आप ठीक से समझ के विद एग्जाम्पल इसको आप याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ऑर्बिट यह आपको वैसे आता होगा, पर जनरल सा इसको हम समझ लेते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। देखिए, ऑर्बिट को हम हिंदी में कहते हैं कक्षाएं। ठीक है, कक्षाएं। देखिए, कोई भी क्या है, जैसे कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर का हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। ये एक क्या होता है? परमाणु के बीच में एक होता है पॉजिटिव चार्ज का एक गोला, आप समझ लीजिए। इसके चारों ओर ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक काल्पनिक कक्षाएं हैं। ये क्या होता है इनमें? देखिए, इसको जो इसका जो मिड वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक जो होता है वो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, पर प्रोटॉन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं K, L, M और N, इन कक्षाओं के हम नाम होते हैं जिनको हम K, L, M, N से शो करते हैं। ठीक है, बेसिकली इन चारों में ही किया जाता है। इसके लिए हम n = 1 यूज करते हैं, इसके लिए n = 2, n = 3, n = 4। ये क्या है? ये कक्षा n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कक्षाओं की संख्या है। ये कक्षा कितनी है? एक पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो पहली जो कक्षा होती है, इनमें हमें पता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और आगे जो कक्षाएं हैं इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो कक्षा है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 इसमें रख सकते हैं। तीसरी जो कक्षा है उसमें भी हम 8 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रह सकते हैं। इससे जो बाहरी कक्षा है यानी जो चौथी है, इसमें हम 18 तक इसमें इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये एक इसका सो है। ये बोर के परमाणु मॉडल या फिर जिनने परमाणु, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपने अपने अनुसार वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल दिए। तो उन परमाणु मॉडलों से हमें इनका एक जो परमाणु है उनके अंदर क्या हो, जो स्ट्रक्चर होता है उस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, बेसिकली बोर का परमाणु मॉडल यूज किया जाता है। तो इन परमाणु मॉडल के अनुसार ये क्या है, इनका ऑर्बिट्स हैं यानी कक्षाएं हैं। तो कक्षाएं क्या क्या होती हैं, जो ऑर्बिट्स हैं वो मैंने आपको बताया, जो आपको याद रखना है वो है के, एल, एम और एन। ठीक है, 4 टाइप की ये कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन, ये कक्षाएं होती हैं। आगे देखिए, दूसरा हमारा इन्हीं के अंदर आता है उप कक्षाएं, या फिर इनको हम कक्षक भी कहते हैं या फिर ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स या कक्षाएं, सॉरी उपकक्षाएं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, उपकक्षाएं, ऑर्बिटल्स, सॉरी हाँ, ऑर्बिटल्स या फिर उपकक्षाएं या फिर कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका ये कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए ये कक्षाओं की भी उपकक्षाएं होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक्चुअल में जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये सारा इमेजिनरी है, बट ये इनका क्या कहते हैं, ये इनकी एनर्जी के अनुसार बनाई जाती हैं। जो उपकक्षाएं हैं वो डिफरेंट जो कक्षाएं हैं उनकी एनर्जी के, उससे एनर्जी के बेस पे ये चीज़ें हम इसको बनाते हैं कि इनकी भी एक उपकक्षाएं हैं, ये माना गया। अब वो उपकक्षाएं क्या होती हैं, देखिए वो उपकक्षाएं होती हैं एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ ये क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये होती हैं उपकक्षाएं। अब एस, पी, डी, एफ को हम आगे जाके समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए आगे अगर हम एस, पी, डी, एफ की अगर हम बात करें, इनके अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, इनके जुड़ने के आधार पर अलग अलग शेप होते हैं, पर इतना डीप आपको नहीं जाना है, वो आपके एग्जाम पे आता नहीं है। अब इसको जनरली एस, पी, डी, एफ को हम समझते हैं। देखिए एस जो होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं। इसकी अलग अलग इनकी एनर्जी होती है, इनके एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, इनके कक्षाओं के बेस पे देखिए, पहली जो हमारी कक्षा है उसमें क्या होगा, ओनली एस होगा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एस में हम क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसमें ओनली क्या होगा, एस होगा। ठीक है, पहली कक्षा में। दूसरी जो हमारी कक्षा है उसमें हमारे पास जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है 8। पी में केवल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6, ये मैं आपको बता दूं। इसमें ओनली 2 रह सकते हैं, पी में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इनका अलग अलग, देखिए ये 3 इनके वो बने बॉक्स, इस तरीके से इनके बॉक्स बनते हैं जिनमें कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी इनके भरने के भी ऑर्डर होते हैं, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, जैसे 1 2 3 भर जाएंगे, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं 4 5 6, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इनमें इस तरीके से भरते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डी। डी में कितने रहते हैं, डी में हमारे पास रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें आप सोच सकते हैं कितने ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक रहेंगे। ये इनके अंदर का एक स्ट्रक्चर है जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बेसिकली जो इनकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, जो ऑर्बिटल्स की तो डेफिनेशन होती है वो होती है किसी नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, थोड़ा प्रॉब्लम उस पर आ रही थी लाइटिंग की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो भरते हैं, देखिए किस तरीके से भरते हैं। देखिए ये जो पहला जब कक्षाएं होती है तो इनके पीछे जो एस है, जैसे उसके पीछे जो लगता है वो क्या लगता है, इसमें नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स हैं, कौन सा ऑर्बिट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम 1s लिखते हैं, इसको हम 2s 2p लिखते हैं, इसको हम 3 तीसरा ऑर्बिट चल रहा है तो 3s 3p 3d लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब चौथा जब बनता है तो उस पर क्या बनता है, देखिए 14, इसमें हमने कहा कि 14 भरते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इसमें ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक इसमें हम बनते हैं, जिसमें कि हम वैसे ही देखिए पहले क्लॉकवाइज भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो कि क्लॉकवाइज भरे, फिर एंटी जो क्लॉकवाइज भरे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, जो मतलब डिफरेंस उल्टा जो उनके भरते हैं, इस तरीके से इनको हम भरते हैं, जो कि क्या होंगे, देखिए 14 इसमें भर जाते हैं। तो
2, 6, 10 और 14 इस तरीके से इनकी कैपेसिटी होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर रहते हैं, जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स जो होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा, एस, पी, डी और एफ, इसमें 4 के 4 आ जाएंगे। 4 के बाद क्या आएंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, इस तरीके से इनको हम भरते हैं। अब ये इनके अलग एनर्जी लेवल होता है, ज़्यादा आपको डीप जाना नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको एक आना चाहिए। तो इनके फिर अलग क्या है कि आगे जाके इनके एनर्जी लेवल होते हैं, इनके भरते किस तरीके से हैं वो भी चलो मैं आपको यहीं पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इनको भरने का कैसा है, देखिए कोई भी, जैसे हमारे पास है 20 यानी कैल्शियम Ca, ठीक है, Ca है। Ca का हमने कहा कि कितना होता है, जो परमाणु क्रमांक है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कितना है इसका 20। अब देखिए ये किस तरीके से भरा जाएगा, हमने कहा S में कितना होगा 1, इसको हम किस तरीके से भरते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं 1s1, ठीक है, 1s1 कॉमा 1s2। अब ये क्या है, ये दर्शा रहा है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो एस के ऊपर जो यहाँ पर लिखा गया है, ये जो 1, 2 लिख रहा हूँ मैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ये कितना था, ये था पहला ऑर्बिट, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए किस तरीके से मैंने लिखा, 2s2 2p6 कॉमा 1s2 1s2 2s2, इसको काट देते हैं, 2p6 3s2 3p6, ठीक है। ये आप देखना, इसको आप कैलकुलेट करते हैं हम, देखिए 2, 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 6, 4, 10, 12, 6, 18, 1s2 2s2 2p6 4s2, इस तरीके से इसको भरते हैं। देखिए ये आपको विजिबल अभी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ इसमें लिखा हुआ रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। अब ये इनको मैंने किया क्या, देखिए ये हमारा कितना था 1s2, ये इतना ही, ठीक है। ये कितना था, ये हमारा था n=1 पे, यानी पहला ऑर्बिट। ये हमारा कितना था, n=2 यानी जो दूसरा ऑर्बिट था। ये हमारा भरा तीसरा ऑर्बिट n=3, और ये था हमारा चौथा ऑर्बिट यानी n=4। अब आप इसमें देखिए, पहले में हमने कहा इनका ये जो भरा, ये हम जो लिख रहा हूँ इसी को हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि उसका जो डायग्राम है उसको इन सब ऑर्बिटल्स के फॉर्म में उसको दिखाना, ठीक है, कि किस तरीके से उसको फिल किया गया। पहले में देखिए हमने क्या कहा, हमने जो 1s था यानी पहला ऑर्बिट, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन है। समझ लीजिए आप, आपके पास ये एक बोरा है, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20। अब इसको 20 इलेक्ट्रॉनों को आपको कहा कि ये जो और एक परमाणु दिया गया है इसमें भरने हैं। किस तरीके से भरेंगे, चलिए भाई हमने स्टार्ट किया। हमने कहा भाई पहला हमारा पास K जो है, K वाला जो ऑर्बिट है उसमें हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने S=2 में भर दिया, क्योंकि इसमें एक ओनली S ही भर सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, ठीक है। फिर हमने 2s2 और 2p6, हमने कहा दूसरा जो ऑर्बिट है KL वाला उसको हमने करते हैं। हमने कहा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, S से पीछे 2 लिख दिया और इसके पीछे भी 2 लिख दिया। ये किसको शो कर रहा है, जैसे आप किसी को भी देखिए ASB अगर इस तरीके से लिखा है तो A किसको शो कर रहा है, A शो कर रहा है ऑर्बिट को, मैं आपको फिर बता दूं, और B शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो हमने कहा कि दूसरे घेरे में हम चलो भरते हैं L वाले में। हमने कहा भैया इसमें तो 8 हम भर सकते हैं। हमने कहा 6, 2, 8 हमने इसमें भर दिए, 2 हमने S में भर दिए S वाले एनर्जी ग्रुप में, और 6 हमने भर दिए P वाले में। तो हमने कहा दूसरे में 8 भर दिए। तो अब हमने काउंट किए तो ये कितने हो गए टोटल, K और L में हमारे टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। हमने कहा भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो और रह गए, उनको कहाँ कैसे भरें। चलिए भाई अब हम तीसरे वाले में कूद गए। तीसरे वाले में जब हम कूदे तो हमने कहा कि S वाले में 2 भर देते हैं, P वाले में 6 भर देते हैं, यहाँ पर भी भर दिया।
पर हमने कहा तीसरे में तो हमारे पास डी भी रहता है, हमने डी वाले में क्यों नहीं भरा? तो उसका जो रीजन है, क्योंकि पहले तो 3D भरता, 2s2 2p6 भरता, उसके बाद जो ठीक है सॉरी 3s2 3p6 भरता, उसके बाद 3d10 भरना चाहिए था हमको, हाँ क्योंकि डी भी तो होता है तीसरे में। पर हमने 3d10 के बाद हमारा 4s2 आना चाहिए था, पर हमने 4s को पहले भर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए 3D की जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है 4s की अपेक्षा। तो 4s को हमने क्या किया, नहीं सॉरी 4s का जो एनर्जी लेवल है वो 3D की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हमने क्या कहा 4s को हमने पहले यहाँ पर लिखा, क्योंकि 4s का जो एनर्जी लेवल है वो 3D से कम है। धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में ये भरे जाते हैं। तो हमने क्या किया, आगे हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ तक हमारे कितने हो गए थे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, हमारे पास बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हमने 4s में भर दिया, 4 चौथे के s तक भर दिया हमने। तो यहाँ पर हमने सपोज 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो टोटल हमने जो इलेक्ट्रॉन भर दिए कितने भर दिए, यह हमने भर दिए कैसे, इस रूप में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर दूसरा अगर लेते हैं, सपोज अगर हम ले लें Fe, ये ज़्यादातर पूछा जाता है Fe26 इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखिए आ जाएगा Fe26 का लिखिए, या फिर Zn30 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या फिर कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या फिर पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तरीके से आपको आएंगे, तो इनको हम समझ लेते हैं फॉर एग्जांपल कैसे भरा जाता है, उसके बाद आपको आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए सपोज हम ले लेते हैं Fe26, तो Fe26 आयरन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, देखिए फॉर्मेट आपको याद करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 4s2 के बाद क्या आता है, 4s2 के बाद क्या आ जाएगा, 3d10 आ जाएगा, क्योंकि 4s के बाद जो अगली एनर्जी लेवल है, इसके बाद जो इसमें 3D में थोड़ा एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए उसको भरते हैं तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम पहली कक्षा में भरेंगे 1s2, हमने 2 भर दिए, पहली कक्षा फुल हो चुकी है। फिर हम लिखेंगे 2s2, ठीक है, दूसरी कक्षा में जा रहे हैं, कॉमा 2p6, तो आप दूसरी भी फुल हो गई। फिर हम लिखेंगे 3s2, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 3p6, उसके बाद हम 4s2 में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4s2 की एनर्जी लेवल कम है 3D की अपेक्षा। फिर हम लिखेंगे 3D, अब D में कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ तक हमको साथ साथ ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते भी रहनी है, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 हो चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3D में हम क्या भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हम इसको हमने लिख दिया, इसका जो ये लिखा हमने, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप समझ गए कि ये क्या चीज़ है। अगर हम इसको पहले ये आपको फाइनल वहाँ पर लिख के आना है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आप सही है आपका क्वेश्चन। अगर आप इसको पहले एनर्जी का समझ नहीं आता तो 3D को पहले भी लिख सकते हैं, पर बाद में इसको बाद में लिखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं Zn30। आज वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज इसी टॉपिक पे एंड करते हैं, बाकी टॉपिक को अगली बार में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो 30 का आप देखिए, इसका क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s2 3d10। इसको हम 3d10 लिखेंगे तो हो जाएगा। देखिए कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 12 18 22 18 20 और 10 30, तो हमारे पास 30 के 30 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर जिंक Zn30। ठीक है, इसके लिए आ गया। ये फॉर एग्जांपल अगर आप और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज Ag, ठीक है, Ag का होता है 47। ठीक है, इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो आपको आ जाएगा। देखिए इसका हम भर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। अच्छा 3d10 तक आ गया भैया। अब क्या आएगा 3d10 के बाद 4p6, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p6, चौथे का 4p6। यह आपको याद कर लेना है, याद करना ही पड़ेगा, बिना याद की नहीं होगा, या फिर ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो प्रैक्टिस से अच्छा आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे 4p6। उसके बाद क्या आ जाएगा 4p6 के बाद आएगा 5s2, 5s2, 4p6 5s2। उसके बाद देखिए कितने हो गए 4 6 4 10 12 18 20 30 36 और 2 38। 5s2 के बाद क्या आएगा 4d10, 4d10 आ जाएगा। देखिए ये कितना आ गया 4d10। अब 4d10 के बाद क्या आएगा भाई, अब आप कहेंगे 5p आ जाएगा, नहीं, क्योंकि 5p नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 4f, 4f14 वाला पार्ट आएगा। यहाँ तक हमारा कितना हो गया था देखिए 6 4 10 2 12 18 20 30 36 37 38 10 39, ये कितना हो गया 39। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए था 47, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d10 की जगह 4d9, 4d9 यहाँ पर आ जाएगा। f इसके बाद में से 4f आता है अगर और ज़्यादा आपके पास है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन f में अभी हम गए नहीं क्योंकि f का हमारी ज़रूरत नहीं था, हमें केवल 47 तक का ज़रूरत था, तो हमने 4d9 तक इसको फिल कर दिया। तो ये क्या है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर AG यानी सिल्वर 47, ठीक है। तो ये आपने जान लिया। तो आज की वीडियो में हमने देखिए कितना ये जो जाने ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से होता है। इसकी स्टडी आपको घर में करनी है। आगे के हम टॉपिक्स को कल जानेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है, जिसमें हुंड का नियम है और भी जो नियम रूल वगैरह हैं, ठीक है, वो हम सारे इसमें जानेंगे। प्रायोडिक टेबल है आपका, ठीक है, और भी सारे टॉपिक हैं, तो एस ब्लॉक्स हैं, SBDF। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा इस वीडियो में इसमें कुछ है नहीं सेकंड चैप्टर में, पर फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 1 2 2 नंबर में पेपर में, ठीक है, और आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए 100%, ठीक है, 100% ये आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।